करती है, साथ साथ घर भी संभालती है, फिर भी तुझे शर्म नहीं आती? तू एक कल की आई लड़की की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसे विद्या की सौतन बनाकर घर ला रहा है। अम्मा, अपने आप को संभालो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तू ला तो रहा है उसे ब्याह कर, पर देख लियो एक दिन तू खुद पछताएगा। मनोहर सीमा से शादी कर लेता है और उसके आते ही, अम्मा देखो, सीमा नहीं चाहती कि वो विद्या के साथ रहे, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम और विद्या वो सामने वाले छोटे कमरे में रहना शुरू कर दो। और हाँ, खर्चा पानी तो मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगा, वो छोटा जमीन का टुकड़ा तुम अपने पास ही रख लो। विद्या, उस पर खेतीबाड़ी करके तुम अपना और माँ का गुजारा कर लेना, ठीक है? ताकि हमें भी कोई परेशानी ना हो और तुम्हें भी। देखो जी, जल्दी जल्दी जितना भी कूड़ा कचरा है घर से बाहर फेंक दो, मेरे से ये बदबू और बर्दाश्त नहीं हो रही है। मनोहर, तेरी बीवी हमें कूड़ा कचरा बोल रही है और तू चुपचाप सुन रहा है। अम्मा, चलो हम वहां चलकर रह लेंगे, बेकार में अपना खून मत जलाओ। विद्या और कांता घर के सामने बने एक छोटे कमरे में रहने लगती हैं। सीमा को तो फिजूल खर्ची की आदत थी, क्योंकि वो शहर की रहने वाली थी, इसलिए वो रोजाना मनोहर को शहर घूमने के लिए ले जाती थी। तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए पिक्चर की 2 टिकट लेकर आओगे, किसी भी तरह मुझे वो पिक्चर देखनी ही है। मेरी सहेली रूपा ने तो वो पिक्चर कब की देख ली। ये देखो मेरे हाथ में क्या है। अरे, ये तो शहर के सबसे बड़े सिनेमा हॉल की टिकट है, ये तो बड़ी महंगी आई होगी। अरे तुम्हारे सामने ये पिक्चर की टिकट महंगी क्या और सस्ती क्या, तुमने मुझे बोला तो मैं ले आया। ऐसे ही मनोहर रोजाना सीमा को घुमाने ले जाता था। धीरे धीरे समय बीता। सीमा के अब एक बेटा पैदा हो गया था, पर फालतू खर्चों की वजह से मनोहर का काम बिल्कुल खत्म हो गया था। लड़के के जन्म पर उसने बहुत खर्चा कर लिया था। उसने अपना खेत भी बेच दिया था। क्या करूं सीमा, घर का गुजारा कैसे होगा, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। देखो जी, तुम्हें औलाद चाहिए थी, मैंने तुम्हें बेटा दे दिया है। अब तुम इस तरह से हमें गरीबी और भूख में मारोगे तो मैं यहां एक दिन भी नहीं रहूंगी। क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे, सब खत्म हो गया। सीमा भाभी, ओ सीमा भाभी, मनोहर भैया का पैर ट्रैक्टर के पहिए में आ गया, उन्हें अस्पताल ले गए हैं। मनोहर का पैर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपाहिज हो जाता है और सारा दिन वो खटिया पर ही पड़ा रहता है। दिन पर दिन मनोहर बीमार रहने लगा था। सीमा बिरजू के पास जाती है और पैसों की थोड़ी सी मदद मांगती है। जीजा जी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। आपको तो पता है मनोहर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। अगर आप थोड़ी मदद कर देते तो। देख सीमा, मनोहर से शादी करने का निर्णय तेरा था, अब परेशानी भी तुझे ही खुद झेलनी पड़ेगी। हम तेरी कितने दिन मदद कर लेंगे बता। पिछले हफ्ते भी तू मुझसे 500 रुपए उधार मांग कर ले गई थी, अब मुझे माफ कर। सुनो जी, मुन्ना भूखा है, इसे दूध कहाँ से ला कर दूं? मेरी छाती तो बिल्कुल सूख गई है, दूध भी नहीं उतर रहा। कुछ खाऊंगी नहीं तो छाती से दूध कैसे उतरेगा? शायद ये मेरे कर्मों की सजा है, मैंने अम्मा और विद्या के साथ बहुत गलत किया। तभी विद्या आ जाती है। उसके हाथ में भोजन की थाली और लोटे में दूध था। ये लो सीमा, तुम्हारे और मनोहर के लिए रोटी और दाल लाई थी, और ये दूध मुन्ना को पिला दो। दीदी, आपने हमारे लिए इतना सोचा। मैं ये सब मुन्ना के लिए कर रही हूं, ये तो मासूम है। तुम दोनों के किए की सजा ये बच्चा क्यों भुगते? तुम दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया तो ये अनाथ हो जाएगा। इसलिए अब से जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी। मैं तुम्हारे परिवार को पालूंगी, और इससे ज्यादा मेरे से तुम दोनों कोई उम्मीद मत रखना। कांता विद्या के दर्द को समझ रही थी। मनोहर की आंखों में आंसू भरे थे। उसने विद्या के होते हुए भी सीमा से दूसरी शादी की, पर आज मुश्किल घड़ी में जब सबने मनोहर और सीमा से मुंह मोड़ लिया, तो विद्या ही थी जिसने उन दोनों का हाथ थामा और उनके परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया। सुहानी, कहाँ हो? जल्दी से मुझे मेरा लैपटॉप दे दो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। जी जी, बस आ गई। ये लो आपका लैपटॉप, और ध्यान से जाना और शाम को जल्दी आ जाना। हाँ हाँ, जल्दी आ जाऊंगा, बाय।
इतना कहकर गौरव अपनी बीवी सुहानी के माथे पर किस करके दफ्तर के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही सुहानी भी घर के कामों में लग जाती है। तभी सुहानी कुछ बेकार सामान रखने के लिए स्टोर रूम में जाती है, जहां उसकी नजर गौरव और नैना की सगाई की पुरानी तस्वीरों पर जाती है। सुहानी उस तस्वीर को उठाकर सोचने लगती है। नैना अपनी बेस्ट फ्रेंड सुहानी को अपने बॉयफ्रेंड गौरव से मिलवाने के लिए रेस्टोरेंट में लाती है। तभी सुहानी नैना से बोलती है, नैना यार, कहाँ है तेरा गौरव, जिसके चरणों का प्रकाश अभी तक इस रेस्टोरेंट में नहीं पड़ा? कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे आते ही होंगे, थोड़ा सब्र कर ले, मैं कॉल करती हूँ उनको। इतना कहकर नैना जैसे ही गौरव को फोन करने लगती है, तभी गौरव वहां पर हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है और नैना को देते हुए बोलता है, सॉरी स्वीट हार्ट, मैं लेट हो गया। रास्ते में कार खराब हो गई थी तो कैब बुक करके आया हूँ, इसीलिए लेट हो गया, सॉरी। इट्स ओके, हम भी अभी आए हैं। झूठ बोल रही है ये, 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। सुहानी कुछ भी मत बोल। गौरव, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड सुहानी है। हेलो सुहानी। हाय, मुझे भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इतना कहकर गौरव वेटर को बुलाता है और ऑर्डर देता है। सुहानी को गौरव पहली ही नजर में काफी आकर्षक लगता है। वो नजरें भर कर उसे देखते रह जाती है। कुछ देर बाद खाना खा पी कर सब वापस जाने लगते हैं। तभी गौरव, नैना रुको, जो तुम्हारे लिए लेकर आया था वो देना ही भूल गया। ये प्लेटिनम की गले की चेन है, तुम्हें चाहिए थे ना? वाओ, ये कितनी खूबसूरत है। तुमसे कम खूबसूरत है, ध्यान से जाना, और हाँ, पहुंचकर कॉल कर देना। और आपसे मिलकर भी अच्छा लगा सुहानी, बाय। इतना कहकर गौरव वहां से चला जाता है। नैना और सुहानी वापस अपने अपने घर आते हैं। कुछ ही दिनों में नैना के घर वाले अपनी बेटी की शादी की तारीख निकलवाते हैं। शादी की शॉपिंग और शादी के छोटे मोटे फंक्शन के दौरान सुहानी की मुलाकात कई बार गौरव से होती है और दिल ही दिल में सुहानी गौरव को चाहने लगती है। सुहानी इतना सोचकर उस तस्वीर को वहीं छोड़कर स्टोर रूम से बाहर आते हुए खुद से कहती है, नहीं नहीं, जो आज तक नहीं हुआ वो अब भी नहीं होगा। गौरव जी को कभी मेरी सच्चाई मालूम नहीं होगी कि उनकी बीवी बनने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है और फाइनली वो मुझे मिल गए हैं जो मुझे चाहिए था। सुहानी इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी सास माला वहां आकर कहती है, अरे बहू, क्या हो गया, अकेले में कौन से भजन गा रही है? नहीं नहीं माँ जी, कुछ भी नहीं। आप आ गई मंदिर से, चाय लाऊं आपके लिए? हाँ, और साथ में थोड़ी मट्ठी भी ले आना। जी माँ जी, ठीक है। इतना कहकर सुहानी रसोई में जाती है। चाय के साथ मट्ठी लाकर माला को परोसती है। चाय पीकर माला बोलती है, चाय ठीक है, बाकी का खाना भी जल्दी बनाकर तैयार कर देना, तब तक मैं अपने कमरे में रेस्ट करने जाती हूँ। घर का सारा काम अच्छे से खत्म करना बहू। जी माँ जी, आप रेस्ट कर लो, मैं सारा काम कर लूंगी। इतना कहकर सुहानी घर के कामों में लग जाती है। तभी रसोई में काम करते करते सुहानी का हाथ चाकू से कट जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। उस खून को देखकर सुहानी सोचने लगती है। सुहानी के सिर पर गौरव को पाने का भूत सवार हो गया था। एक रात बेड पर लेटे हुए सुहानी अपने फोन में गौरव की फोटो देखती है और खुद से कहने लगती है, गौरव, तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करने लगी हूँ। जिस तरह तुम नैना का ख्याल रखते हो, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करते हो ना, वो सब कुछ मुझे चाहिए। फिर चाहे मुझे मेरी दोस्त नैना को इस दुनिया से हमेशा के लिए रफा दफा क्यों न करना पड़े, मैं कदम पीछे नहीं करूंगी। बस मुझे तुम्हारी पत्नी बनना है। जैसे जैसे नैना गौरव की शादी के दिन पास आ रहे थे, वैसे वैसे सुहानी का पागलपन दिन पर दिन बढ़ रहा था। ऐसे ही शादी से कुछ दिन पहले सुहानी नैना को अपने घर बुलाती है। सुहानी, क्या हुआ, तुमने अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई बात है क्या? नैना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या हुआ? नैना, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि मैं उसके प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी जल्दी से उस लड़के से हो जाए। पर क्या सुहानी, बोलना। पर कोई है जो मेरे प्यार के बीच में आ रहा है। कौन है सुहानी? मैं बात करूं उससे? बोल। और कोई नहीं बल्कि मेरी दोस्त नैना, तुम खुद हो। तुम जानती हो मैं किससे प्यार करती हूँ? गौरव से, और उसे पाना जिद है मेरी। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम इस दुनिया को अब टाटा बाय बाय बोल दो। इससे पहले कि नैना सुहानी को कुछ कह पाती, सुहानी एक तीखे चाकू से नैना के दिल को चीर देती है और नैना की वहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद सुहानी नैना की लाश को घर के बाहर गार्डन में दफना देती है और नैना की कार को ड्राइव करके खाई तक ले जाती है और वहां से कार को नीचे धकेल देती है।
जिसके बाद सुहानी पुलिस को फोन करके वहां बुलाती है। नैना के घर वालों और गौरव को जब नैना के एक्सीडेंट की खबर मिलती है तो सभी इस हादसे की जगह पर आते हैं और पुलिस की जांच के दौरान बॉडी न मिलने पर नैना के केस को मौत और एक्सीडेंट बताकर फाइल बंद कर दी जाती है। नैना को मारने के बाद हमदर्दी दिखाने के लिए मैं गौरव के करीब आई और उससे शादी कर ली। धोखे से उसकी बीवी बनी। अपनी खुशियों को पाने के लिए अगर मैंने किसी को धोखा दे दिया तो क्या हुआ? जिंदगी में अपनी खुशी हासिल करने के लिए अगर कुछ करना पड़े तो वो गलत नहीं होता। मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक था और मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। सुहानी इतना सोच ही रही होती है कि तभी वहां पर गौरव आकर बोलता है, तुम्हें क्या लगा था सुहानी? तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। अब क्या पता चल गया? मैंने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यही कि आज संडे है यार, आज ऑफ है ऑफिस का और मैं खामखा तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया और थोड़ी आगे जाकर मुझे याद आ गया और मैं वापस आ गया। वैसे तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ जान। चलो अब रेडी हो जाओ, घूमी घूमी करने चलें। सुहानी जल्दी से तैयार हो जाती है और दोनों घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं और सुहानी के धोखे से बनी बीवी होने का सच किसी को पता नहीं चलता। रोहन बेटा, कृष्णा का फोन आ रहा है। बहुत दिनों से उसने एक रिश्ता बताया हुआ है तुम्हारे लिए। ऐसा करते हैं कल चलते हैं। ओफो पापा, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो मेरी घूमने फिरने की उम्र है। ये शादी के नाम पर बेड़ी से मत बांधिए मुझे। चुप कर जा रोहन, कृष्णा तेरी बड़ी बहन है। उसने कुछ सोच समझ कर ही ये रिश्ता बताया होगा ना। तुझे पता है कानपुर के जाने माने लॉयर हैं लड़की के पापा और लड़की भी लॉ पढ़ रही है। एक बार चल के तू देख तो ले, अगर लड़की पसंद ना आए तुझे तो रहने देंगे, ठीक है? ये सच था कि रोहन फिलहाल शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी अपने माता पिता के जोर देने पर वो अगले दिन लड़की के घर चला गया। लड़की का नाम कीर्ति था। कीर्ति के पिता कितने बड़े आदमी थे ये उनका घर देखकर ही पता चल रहा था। दीदी यार, ये कहां से लेके आई हो? इनकी हैसियत देखकर तो नहीं लगता कि ये हमसे रिश्ता जोड़ेंगे। फालतू में बेइज्जती हो जाएगी। तू चुप कर। लड़की के पिता तेरे जीजा जी को बहुत मानते हैं और तेरी फोटो देखने के बाद इन्होंने ये बात शुरू की थी। तो तू फालतू की बातें मत सोच और चुपचाप बैठा रह, समझा? रोहन की बहन कृष्णा बिल्कुल ठीक कह रही थी। असल में रोहन पहली नजर में ही कीर्ति के पिता को पसंद आ गया था और अब बारी कीर्ति को पसंद करने की थी। दीदी ये तो नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। इतना कहकर रोहन गुस्से से उठा और वहां से बाहर चला गया। असल में कीर्ति का रंग काफी दबा हुआ था। रोहन ने कीर्ति का चेहरा देखने के बाद उसके बारे में कुछ और जानने की कोशिश तक नहीं की। रोहन को जाते देखकर कीर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। रोहन सीधा जाकर अपनी गाड़ी के पास खड़ा हो गया। तभी उसकी बहन कृष्णा वहां आई और उससे बोली, रोहन तू पागल है क्या? ऐसे उठकर क्यों चला आया वहां से? कैसा लगा होगा कीर्ति को और उसके पापा को भी? अच्छा, उन लोगों की परवाह है तुम्हें और अपने भाई की बिल्कुल भी नहीं। दीदी, यहां लाने से पहले कम से कम लड़की की फोटो तो मंगवा लेनी चाहिए थी तुम्हें। ऐसी काली कलूटी लड़की से मैं कभी शादी नहीं करूंगा। जाओ जल्दी पापा को बुला कर लाओ, मुझे घर जाना है। जरा ठंडे दिमाग से सोच रोहन, कीर्ति कोई साधारण लड़की नहीं है। तुझे याद है तेरे जीजाजी की कंपनी पर वो फ्रॉड का केस हो गया था? उस केस को कीर्ति के पापा ही लड़ रहे थे। देख रोहन, बात साफ है, अगर तेरी और कीर्ति की शादी नहीं हुई तो उसके पापा कभी इस केस को नहीं छोड़ेंगे और फिर तेरे जीजाजी, उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अच्छा तो ये बात है, तुम जीजाजी को बचाने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाना चाहती हो? नहीं पागल, तुझे बलि का बकरा नहीं बल्कि इस करोड़ों की प्रॉपर्टी का वारिस बनाना चाह रही हूँ मैं। कीर्ति अपने पापा की इकलौती संतान है। जरा देख, एक बार पलटकर इस आलीशान बंगले को देख और फिर बोल, क्या है तेरा फैसला? रोहन को अपनी बहन का इशारा समझ आ गया था। अब उसकी नजर कीर्ति के दबे हुए रंग से ज्यादा उसके पापा की दौलत को देख रही थी, जिसके लालच में आकर उसने आखिरकार अपना फैसला बदल दिया और कीर्ति से शादी कर ली। जैसी कि उम्मीद थी, कीर्ति के पापा ने दान दहेज के रूप में रोहन और उसके परिवार को बहुत कुछ दिया, लेकिन इस सब के बाद भी कीर्ति को रोहन से वो प्यार नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। सुनिए, पापा ने हम दोनों के लिए स्विट्जरलैंड की टिकट्स भेजी हैं। हमें परसों निकलना है। क्या परसों? नहीं, पॉसिबल नहीं है।
शादी की वजह से पहले ही काफी छुट्टियां हो चुकी हैं। तुम ये टिकट्स कैंसिल करवा दो और अपने पापा को मेरी तरफ से सॉरी भी बोल देना। ये तो बस शुरुआत थी, साथ में घूमना फिरना तो दूर की बात है। रोहन ने कभी भी कीर्ति की तरफ प्यार से देखा तक नहीं। कीर्ति को सच का एहसास हो गया था, लेकिन फिर भी वो चुप रही। उसकी लॉ की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने घर संभालने का ही फैसला किया। असल में वो रोहन को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही थी।